गुड मॉर्निंग स्टोरी लवर्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी स्पार्क 2.0। और आप सबको सुनने में काफ़ी दिलचस्प लग रहा होगा। चलिए सुनाते हैं स्टोरी। आगे हुआ क्या था, आखिर में क्या मतलब था इस सारी स्टोरी का। वहाँ पे नारायण काफ़ी ज़्यादा डरा चुका होता है राधा को। नारायण की वजह से राधा के दिल में एक अजीब सा डर, एक अजीब सी कपकपाहट आ चुकी होती है। ऐसा रूप राधा ने कभी देखी नहीं होती है, मगर पहली बार यूं कह ले कि जीते जागते राक्षस से उसकी मुलाकात हुई होती है। वो बिल्कुल भी उसको उम्मीद नहीं होती है कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा। उसके सोच से तो काफी परे होता है चीजें, मगर जो चीजें हो रही होती है उससे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि जो भी है वो सॉर्ट कर देगी, पर उसके दिमाग में जो डर होता है ना, जब उसको इस तरह से इतनी करीब पाती है, वो डर के मारे एकदम कांप चुकी होती है अंदर से। तब तक वो उसके चंगुल से निकलते हुए पीछे की तरफ भागती है और एक इंसान के पीछे जाकर छुप जाती है। जब नारायण अधारिका को अपने सामने पाता है तो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम जाओ यहाँ से। कहते कि मैं और जाऊं यहाँ से? आपको ये सब करते हुए देख के आपको लगता है कि मैं चली जाऊंगी? उसकी आवाज में ना बिल्कुल भी नरमी नहीं होती है धारिका के। कहते कि आप सच में बहुत ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं नारायण अंकल या फूफा जी। आपको नहीं लगता है कि आप ये जो कर रहे हैं, कहीं पूरे घर वालों को पता चला तो आपकी इज्जत रत्ती भर, कहते ना, उस कूड़े के ढेर की इतना भी नहीं होगी। तो पैसे की लड़की तू मुझे बताएगी कि मेरी इज्जत रहेगी या नहीं। और अब तू सोच कि तूने जो रात में छत पे जो भौजाई से अपने दिल की बात कही है, अगर मैंने वो सबको बता दे तो फिर क्या होगा? कहती क्या? हाँ, जो तूने रात को कल किया वो अगर मैं बता दूं तो? कहती कि जाइए बता दीजिए, डरता कौन है। अगर आपको इतना ही हौसला होता तो आप जाके बता चुके होते अभी तक, पर आपके मन में भी चोर था, आपने भी तो कुछ सोचा था ना। और राधा तो मासूम है, मैं मासूम नहीं हूँ। लोगों के अच्छे बुरे नजरिए को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। आप ये सोच लीजिए कि राजू जी को ये पता चला कि उनका बहनोई उनकी बहन को छोड़ के उनकी पत्नी के पीछे है तो वो आपके साथ क्या करेंगे? जरा गौर करिए इस बात पे। और हाँ, अमृता बुआ जी वो क्या करेंगी ये भी सोच लेना। ये सब सोचने के बाद अब बताइए फूफा जी, आपके साथ क्या किया जाए? तब तक कि ये जो खुसफुसाहट हो रही होती है और धीरे धीरे अब सुबेरा हो चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वक्त भी इस रफ्तार से निकल रहा होता है कि जैसे कि कोई ट्रेन। उसी दिन शादी होती है। किसकी? कनिका की। कनिका वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है उसकी शादी को लेके, और उसको नहीं पता होता कि शादी से पहले ये सारे तमाशे होने हैं।
जैसे जैसे सुबह होती है, ये सारी बातें जब हो रही होती हैं, राजू किचन के बाहर खड़े होके सारी बातें सुन रहा था। और ये सारी बातें सुनने के बाद जब आधारिका वहां से बाहर निकलती है, उस कमरे से बाहर निकल रही होती है, तो राजू जी को देख के वो अपनी नजरें तो झुका लेती है। जब वो अपने बहनोई को देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो उठता है कि मेरे घर में एक कमरे में सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जब एक कमरे में सब लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो तब ये चीज होती है कि अब क्या करने वाला है राजू। सबके दिमाग में ये होता है कि अचानक से क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि जो इतनी सुबह सुबह सब लोगों को बुलाया गया है। कनिका, अमृता, उसकी माँ, वहां पे आधारिका, राधा और उसका बहनोई नारायण सब होते हैं। दरवाजा बंद होता है और दरवाजे के बंद होने के बाद जो चार दीवारी में हो रहा होता है, राजू कहता है कि माँ, आपके दामाद ने आपके बहू के साथ बदतमीजी की है और ये जो देवी हैं ये आपकी बहू से प्यार करती हैं, तो इन दोनों को क्या सजा दी जाए आप बताइए। नहीं तो अगर मैं सजा दूंगा तो बहुत क्रूरता हो जाएगी और लोगों का सवाल मुझ पर उठ जाएगा, तो आप बताइए मैं क्या करूं। जब सब ये सुनते हैं तो उन सबके आंखों में एक ही सवाल होता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि ये मामला जो होता है उनके सामने ये पहली बार होता है, क्योंकि गांव में तो अभी ये सारी चीजें किसी को पता भी है किसी को नहीं भी। फिर वो शांत होने के बाद, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है माँ, आप बताएं जल्दी। तो उसकी माँ बोलते हैं कि बेटा अभी तो कनिका की शादी है, शादी निपट जाने दो, उसका निर्णय हम शादी होने के बाद लेंगे। कह देंगे ठीक है। सब लोग अपने अपने काम पर जुट जाते हैं और अब बहुत जो माहौल होता है ना बहुत ज्यादा संगीन हो चुका होता है, या यूं कह ले कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, वो खुशी वो उमंग किसी में नहीं रहता है। शादी की धीरे धीरे तैयारियां हो रही होती है, दिन भी ढल रहे होते हैं। राधा अपने कामों में लगी होती है, राधा अपने कामों को कर रही होती है। इधर सबसे पहले जो काम राजू ने किया होता है वो राघव पे फोन करके उसकी बेटी के बारे में उसको बताना, और वो कहता है कि अपनी बेटी को आके तू ले जा या मैं भिजवा देता हूँ। जैसे ही ये बात कहता है राघव कहता है कि ठीक है तू मेरी बेटी को भिजवा दे, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक मिनट भी और वहां पे रुके। राधा से मिलने की चाहत होती कि एक बार वो बात कर ले। आधारिका ये सोच के साथ ही वो निकल जाती है रूम से कि वो एक बार राधा से मिल ले, अब तो वो जा ही रही है। मगर ऐसा हो नहीं पाता है, राजू मिलने ही नहीं देता। वो बजरंगी को बोलता है, बजरंगी गाड़ी निकालता है और उसको बैठाता है स्टेशन ले जाके, एक ट्रेन में ले जाके बैठा देता है। कहता है कि ये डायरेक्ट तुम्हारे घर के स्टेशन पे जाएगी और वहां उतर के तुम्हारे पापा आ जाएंगे लेने के लिए। बजरंगी छोड़ के वहां से चला जाता है। इस बात का पछतावा आधारिका को काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा होता है कि वो काश राधा से एक बार मिल पाई होती, काश एक बार उसको वो देख पाई होती। शादी होने के बाद कनिका विदाई हो जाती है। कनिका की विदाई होने के बाद सब मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद फिर से राधा
और नारायण खड़े होते हैं कटघरे में, जहाँ पे सच क्या है झूठ क्या है कोई जानने वाला सुनने वाला नहीं होता है। कौन गलत है और कौन सही, इसका जजमेंट देने वाले लोग होते हैं। नारायण अपने पक्ष बचाव में कहता है कि भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया भौजाई ने किया। अब ये बताइए कि ये एक लड़की होते हुए एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती हैं? और आपको पता है इतने दिनों से ये यही करते आ रही हैं, उसको फंसाने की कोशिश कर रही थी। सारा ब्लेम जो होता है गोल मोल बातों में घुमा के राधा पे डाल देता है। मैं तो बस इनको समझा रहा था, और उतने में ही आधारिका आ गई बिटिया, और उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया और बखेड़ा खड़ा कर दिया। भाई साहब, मैं आपकी बीवी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता, ये मेरी बहन समान है। जब ये शब्द वो बोलता है, राजू टन होता और उसके आंखों में झांकते हुए कहता है कि सच में यही था, तुम यही कर रहे थे, मगर तुम्हारी ये घिनौनी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। अमृता कहती कि भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति पे इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? इस घर का वो जमाई है। अमृता, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू भूल मत, मैं अभी भी तेरा बड़ा भाई हूँ। जब अमृता ये जब सुनती है, राजू को इतने गुस्से में देखती है। राधा तो पहले से रो रही होती है। राधा रोते रोते एकदम सिसक सी गई होती है। उसको अब घुटन महसूस होने लगा होता है उसकी मोहब्बत में, उसकी इस घर में रहते रहते, हर बात पे सफाई देते देते, कभी कुछ होना कभी कुछ होना। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उसको सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। जब राजू उसके आंखों में, नारायण की आंखों में झांकते हुए कहता है कि इस घर के दामाद होने के बावजूद भी आपने इस घर की बहू पे नजर डाली, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो मुझसे उम्र में छोटी है मगर ओहदे में आपसे बड़ी है, आपने उस बात का लिहाज नहीं किया। नारायण उस बात पे हकलाते हुए कहता है कि अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो भौजाई उस लड़की के प्यार में, कहने की चुप, ऐसी गलती मत करना, और मैं भूल जाऊंगा कि आप इस घर के समाई हो। आप झूठ पे झूठ तो बोले ही जा रहे हो। खैर, मैं इस बात का निर्णय बाद में करूंगा। राधा, अपना सामान बांधो। कहती क्या? कहता कि राधा, तुम अपना सामान बांधो। पर क्यों? मैंने कहा ना बांधो। जब ऐसा टोन सुनती है, राधा डर सी जाती है और जाती है अपना सामान बांधती है, और उसको जीप में बैठाता है। बजरंगी गाड़ी चला रहा होता है और राधा के उसके घर ले जाके छोड़ आता है। राजू उतर के उसके माँ बाप से कहता है कि आज से हमारा और उसका कोई संबंध नहीं है, और आपकी बेटी को मैं लेने कभी नहीं आऊंगा। उम्मीद यही करता हूँ कि आप इससे आगे पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। और वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। उसके माँ बाप अपने हद में होने के बावजूद मजबूर होते हैं, क्योंकि वो बहुत रईस इंसान होता है, उससे जवाबदारी या उनसे सवाल पूछना उनके औकात से बाहर की बात होती है। राधा इस बात से, इस तरह से राजू उसको छोड़ के जाता है,
वो सोची तक नहीं होती है कि ऐसा होगा। उसकी माँ उसको गाली देने लगती है, राधा को, और कहती कि तू जब से पैदा हुई है हमारी घर से बदकिस्मती गई नहीं है। तू फिर से वापस आ गई और हमारी जिंदगी नर्क बना देगी। तू घर आने की जगह पे मर क्यों ना गई। ऐसी बातें सुन के राधा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। राधा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि उसकी माँ, जिसने उसको जन्म दिया है, वो ऐसी बातें कहेगी। राधा कहती है कि माँ पर मेरी बात तो सुन लो। तो कहती कि मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है, ना ही मैं सुनना चाहती हूँ। अगर तू सुनाना भी चाहे तो भी मैं नहीं चाहती। कहती कि पर माँ, मैंने कुछ नहीं किया है, तो तू कुछ करे या ना करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तूने इतना किया है कि हमारा नाम खराब करके तू फिर से इस घर में वापस आ गई है। तेरे बाकी भाई बहनों का क्या होगा। तेरी बहनें हैं, भाई नहीं है कि तुम्हारे लिए लड़ेगा। और तुम्हारे इस बाबा जो हैं अधेड़ उम्र में पहुंच चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे जाके, वो भी राजेंद्र जमींदार से। नहीं, नहीं लड़ेंगे वो। और हमारे घर पे जो कलंक लगा है, जो कालिक पुती है तुम्हारी वजह से, वो अब कभी साफ नहीं होगा। अब वो अपने बच्चों को, जो उसकी छोटी बहनें हैं, उसको मारने लगती हैं। राधा रो रही होती है, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे होते, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। राधा वहां से उनको छोड़ के पता नहीं थोड़ी देर में ही उनके आंखों के सामने से कहाँ ओझल हो जाती है। उस वक्त उसको ऐसा लग रहा होता है कि इस पूरी दुनिया में, वो पूरी इस कायनात में अकेली है। उसके इस जीवन से, इसके जीवन में सिर्फ दुख 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 ही होते हैं, मगर कोई खुशी का कोई वजह नहीं होता है। अपनी जिंदगी को इस तरह से जलील होते हुए, खुद को जलील होते हुए, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके माँ बाप ये जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। अब वो डिसाइड कर चुकी होती है कि उसको आगे क्या करना है। वो अपनी जिंदगी को कैसे रुख देगी, क्या मोड़ देगी, उसको नहीं पता होता है। वो निकल पड़ती है अपने जिंदगी को किसी मोड़ तक पहुंचाने। जाते जाते उसको एक तालाब मिलता है, जो बहती हुई नदी होती है। वो बहती हुई नदी कहीं ना कहीं उसको इस बात का एहसास दिला रही होती है कि शायद मेरी जिंदगी का अंत यही है। शायद मेरी जिंदगी ऐसी ही है। मैं शायद इसी के लिए इस धरती पे आई थी। और ये सोचते ही उस नदी में वो छलांग लगा देती है। जब वो छलांग लगाती है तो ये सोच के लगाती है कि अब इस जिंदगी को नहीं जीना। इस सोच से उसके दिमाग में एक बात एकदम पूरी तरह से साफ हो चुकी होती है कि उसकी जिंदगी किसी के लिए काबिल नहीं है, वो किसी के लिए नहीं बनी। राधा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी होती है। उसने अपनी जिंदगी का यही आखिरी पड़ाव सोचा होता है। वो बहते हुए नदी से कहाँ पहुंचती है किसी को नहीं पता। इधर कहानी को शिफ्ट करते हैं आधारिका। थोड़े ही वक्त में वो अपने घर पहुंच चुकी होती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहां पे जो भी हुआ होता है, जो भी कहानी हुई होती है, वो अपने पापा को पूरे साफ साफ, बड़े क्लियर लफ्जों में वो बोलते हुए कहती कि पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है।
माँ, आपको भी पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप प्लीज मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उसके सर पे उसके माँ बाप सर पे हाथ फेरते हुए कहते कि बेटा, हम समझ रहे हैं, मगर वो गांव है, ये सब बातें उनको नहीं समझ आती हैं। वो तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकते। अगर तुम सोचती हो कि वो बड़े आसानी से इस बातों को बड़े नॉर्मल लेंगे, नहीं। तुम शहर में रही हो, अभी भी वो गांव है, और तुम्हें इस तरह से जाके नहीं कहना था। वो अपनी गलती को मानती है और उसको अपनी गलती पे पछतावा भी हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कि कहीं से उसको खबर मिल जाए। वो ये सोचते हुए कनिका को फोन लगाती है। कनिका घर की बहू, एक नए परिवार में पहुंच चुकी होती है, उसकी जिम्मेदारियां होती है। वो अपना फोन उठाती है और कहती है, हेलो, कौन बात कर रहा है? तो कनिका, जब ये मैं कहती है, आधारिका की आवाज होती है, वो समझ जाती है। कहते कि भाभी को उनके घर पहुंचा दिया गया है, और तुमने जो उनसे कहा, मैं उस बात से कोई आपत्ति नहीं है। हमें किसी से प्यार हो जाए, हमारे दिल पे कोई अख्तियार नहीं होता है। मैं ये बात समझती हूँ, और वैसे भी वो भैया के साथ खुश नहीं थी, और भाभी इस वक्त वो अपने घर पे भी नहीं है। वो ये कहते हुए कहते कि पहले मुझे खबर मिली थी कि उन्होंने नदी में छलांग लगा दी थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आधारिका के ऊपर एक बिजली सी गिरती है, एक पहाड़ सा टूट जाता है। एक अनसुना अनजाना दुख उसका इंतजार कर रहा होता है। इस तरह से काफी ज्यादा उसको दुख होता है इस बात से। कहती है कि क्या? कहती है कि हाँ। और भाभी अपना घर जब गई थी तो यही हुआ था, और भैया ने उनको पहुंचा के वापस चले आए थे, और यही सुनने में आया है कि उनके साथ यही हुआ है। आधारिका के हाथ से फोन गिर जाता है और टूट जाता है। वो इस तरह से बदहवास होके गिरती है कि उसके आंखों में उसके सेंसेस ऐसे काम करना बंद करते हैं कि वो बेसुध होके बस बैठ जाती है। उसके आंखों के आंसू जो एक नदी की तरह बह रहे होते उसके चेहरे पे। उसकी माँ उसको ऐसे देखती है तो कहती है, क्या हुआ आधारिका? बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या हो गया? वो कुछ नहीं बोल रही होती है, चुपचाप बैठी होती है। कहती कि माँ, राधा इस दुनिया में नहीं रही। क्या मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में मेरा कोई योगदान रहा? क्या ये मेरी वजह से हुआ है माँ? कहती नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से ये सब क्यों होगा, और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहती पर माँ, ये क्यों हो गया? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ये कैसे हो गया माँ? उसकी माँ उसको समझाते हुए उसको उसके ऊपर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर भी वो इस बात से एग्री नहीं कर रही होती है। फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। कहती कि माँ, मैंने ये सब खराब कर दिया माँ। क्या मुझे ये करना था? ये सारी बातें, ये सारे सवाल उसके जहन में एक कीड़े की तरह होते हैं जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहे होते हैं। ये इतने टाइम में ही
आधारिका की जिंदगी एक मोहब्बत अचानक से मिट सी गई होती है। अब थोड़ा सा टाइम लीव लेते हुए बताते हैं। आधारिका एक क्लब में पहुंची होती है। वहां पे वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके टुन हो चुकी होती है। उसका फ्रेंड जो उससे मिलने आया होता है वो उसके साथ होता है। जब उसका फ्रेंड उसके साथ होता है कहती है कि मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी, तुम यहाँ से जाओ। कहती कि वो उसका फ्रेंड जो मिलने आया होता है उसके माँ बाप बड़े आधारिका के लिए तकलीफ में होते हैं। हम टाइम लीव दिखाएंगे, मतलब टाइम लीव करीबन हम 1 साल का टाइम लीव दिखाते हुए बताते हैं। उसका जो फ्रेंड होता है उससे स्पेशली उससे मिलने आया होता है क्योंकि 1 साल में उसने अपनी हालत बद से बदतर कर दी होती है। आधारिका ने दारू में पी के एकदम टुन हो चुकी होती है। उसका फ्रेंड कहता है कि देव, तुम्हें पता है राधा कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। देव कहता कि प्लीज आधारिका अब चले हम यहाँ से। देव नॉन अल्कोहलिक इंसान होता है, उसको अल्कोहल बिल्कुल पसंद नहीं होता। मगर आधारिका इस कंडीशन में पहुंच चुकी होती है कि वो अपना सुध बुध खो चुकी होती है। कहते नहीं, वेट ना, 5 मिनट वेट प्लीज। कहते कि ओके, बस 5 मिनट। और उस क्लब में एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की डांस कर रही होती है। आधारिका को लगता है कि वो राधा है, उसके चेहरे में उसको राधा दिख रही होती है। वो हिलते डुलते जैसे तैसे वो पहुंचती है डांस फ्लोर पे और ये देखिए, हे प्रिटी, हाय। तो कहती है हाय, कैन आई। उसके साथ डांस वो करने लगती है। डांस करते करते वो अपने आप को खो सी गई होती है। आधारिका वो हर जगह उसको राधा ही दिख रही होती है। वो 1 साल में उसकी जिंदगी में कुछ बदला नहीं होता है, बस इतनी सारी चीजें बदली होती हैं कि उसके जीने का तरीका, उसको जिंदगी देखने का तरीका बदल चुका होता है। देव उसको देख रहा होता है और गेट से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एंट्री लेती है और ऐसे झूमते हुए आधारिका उस गेट पे उसकी नजर जाती है जो एंट्री ले रही होती है। वो जो लाइट होता है वो उसके फेस पे अचानक से पड़ता और आधारिका उस फेस को देख के खुशी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी खुशी हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि कैसा लगा स्टोरी। लिखना ना भूलें। बाय बाय, टेक टेक।